चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, अनफर्टिलाइज हो गया, तब क्या होगा, है ना। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारे प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब एक बात समझो, असलियत में सीबीएसई को ना, असलियत में सीबीएसई को ये सिखाना था, है ना। कौन से बच्चे को? जो एडोलेसेंस पीरियड वाले बच्चे हैं, मतलब 10 से लेकर 20 साल के बच्चे लोगों को सीबीएसई को यह सिखाना था। अब आप बोलोगे कि सर जब यही सिखाना था तो इतना सारा चीज क्यों सिखाया गया? अल्टीमेटली ये समझाने के लिए वो समझना बहुत जरूरी था। सारा इंटरलिंक्ड है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि मैथ में सीबीएसई को आपको हाइट एंड डिस्टेंस सिखाना था, असलियत में हाइट एंड डिस्टेंस सिखाना था, लेकिन उसको मजबूरी में क्या सिखाना पड़ा? ट्रिग्नोमेट्री। उसको क्या सिखाना पड़ा? पाइथागोरस थ्योरम। तब जाकर आप हाइट एंड डिस्टेंस समझ पाए। बात समझ में आ रहा है? यानी सिखाना कुछ और होता है, लेकिन उसको सिखाने के लिए हमको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। बात समझ आया? हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, लेकिन उस पढ़ने के लिए हम लोग को बुक की जरूरत पड़ती है, कॉपी की जरूरत पड़ती है, पेन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे से रिलेटेड चीजों की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली हम लोग को पढ़ना था रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हम लोग ये समझे कि आखिर इसकी क्यों जरूरत है, वो हम लोग पहले समझे। बात समझ आया? अब जाकर ये बात समझ में आना है तुम लोगों को कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। अब सबको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कितने सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे सिनेरियो होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। जान गए ना सभी? हाँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना, इजी तो होता नहीं है ना, इसमें बहुत तरह के कंडीशंस होते हैं। अब इसलिए लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। किस एज पर? 10 से लेकर 20 साल के एज में वो अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। लेकिन तुम सोच करके देखो, क्या 10 से लेकर 20 साल के एज में हम लोगों को अपने सेहत का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए? ज्यादा रखना चाहिए। ये कैसे पता चला? ये पता चला जब हम लोग पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, तभी ना पता चला। मान लो अभी हम पहला टॉपिक यही पढ़ा देते कि हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखना चाहिए, हम लोग अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या 10 साल से नीचे नहीं रखना चाहिए, क्या 20 साल से ऊपर नहीं रखना चाहिए, ऑब्वियसली बात रखना चाहिए, लेकिन इसी एज में क्यों? तो पता चला कि क्यों, क्योंकि इसी एज में एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी आता है, और ये सब होने का मेन कारण क्या क्या है और क्या सिनेरियो होता है आगे जाकर। बात समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर जब हम लोग हेल्थ पढ़ ही लिए थे, कौन से क्लास में? हम लोग पढ़ ही लिए थे 9th क्लास में, व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें हेल्थ के बारे में पढ़ लिए, तो फिर इसमें क्या है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें जो सबसे बड़ा गलती करते हैं बच्चे, कौन से? क्लास 10 के बच्चे। वो क्या सोचते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से रखना, लेकिन नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हमारे बॉडी से जितनी भी चीजें, जैसे इमोशनली फिट होना, सोशली फिट होना, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग का जो बॉडी है उसको फिट रखना, मतलब हर सिनेरियो में अपने आप को क्या रखना? फिट रखना, है ना। हर एस्पेक्ट्स में क्या रखना? फिट रखना। इसका डेफिनेशन देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस द टोटल वेलबींग। टोटल वेलबींग का मतलब क्या हुआ? फिजिकली, इमोशनली, सोशली और बिहेवियर के रूप में। अब बोलोगे सर रिप्रोडक्टिव में तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव का साथ देखना है, लेकिन ऐसा नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है ऑल एस्पेक्ट्स, सोशल से लेकर फिजिकल, फिजिकल से लेकर इमोशनल और इमोशनल से लेकर बिहेवियर। ये सारे एस्पेक्ट, ये चारों एस्पेक्ट हमारे वेलबींग होने चाहिए। अब बोलोगे सर इससे क्या प्रभाव? तो ध्यान देना, जब कोई बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एग ना इम्प्लांट हो गया, है ना। कहां पर हुआ होगा? वो हुआ होगा यूट्रस में, है ना, वोम्ब में। ठीक है, चलो मानते हैं। अगर अब उस एज में, यानी इस 9 मंथ में, हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं कि फीमेल को अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना होगा? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं फीमेल को कि आप अच्छे से रहिए, ज्यादा भारी सामान ना उठाएं, ये ना करें, वो ना करें, ये खाएं, वो खाएं? क्यों? क्योंकि वो अकेला पर्सन नहीं है, उसके अंदर एक अलग दुनिया है, उसके अंदर एक अलग दुनिया है। अगर मदर हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी, किस एज में? उस प्रेगनेंसी पीरियड में। अगर हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी तो उसका जो वाइफ होगा, उसका जो ऑरा होगा, वो फ्री फंड में किसको मिलेगा? उस प्रोजेनी को। तुम लोग आए दिन देखे होगे कि तुम लोग ऐसा सुने भी होगे, है ना, कि कोई बच्चा ना हमेशा रोते रहता है या हमेशा कुछ खाने का बात करता है, कुछ पर्टिकुलर चीज का, तो कोई ऐसा बोल देता है कि तुम्हारी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी क्या, या तुम्हारी मम्मी हमेशा खाते रहती है क्या, कि तुम भी खाते रह रहे हो? मेरी बात समझो, मेरी बात मतलब सिर्फ समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलना ये चाहता हूं कि बोला जाता है कि 9 मंथ के दौरान हमारे मम्मी पापा, मतलब मम्मी स्पेशली, जो चीज की होती है उसका कुछ अंश, कुछ अंश ऑब्वियस सी बात है मिलना ही है। कहां से मिलना है? प्लासेंटा से मिलना ही है। तो वो वाइब्स जो सोशली है वो वहीं से मिल रहा है। अच्छा, अब यहां पर जो आता है कि इसका मतलब सर ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सिर्फ फीमेल का अच्छा होना चाहिए, मेल का मैटर नहीं करता। ये गलत बात, क्योंकि असलियत में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, जो हाफ यानी हैप्लॉइड जो दे रहा है, वो मेल भी तो दे रहा है स्पर्म के रूप में।
वो बात अलग है कि फीमेल उसको क्या कर रही है, उसको ग्रो करने में मदद कर रही है बस, लेकिन सपोर्ट दोनों का है। तो अगर इस देखना कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर, है ना, और उस 9 मंथ में उसके साथ ना ट्रेमेंडस चेंजेस आता है, मतलब उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का बात रहता है, मतलब वो हमेशा रोते रहती है या कुछ इस तरह का अनवांटेड चीज होता है उसके साथ, तो उसका जो बेबी बॉर्न होगा ना वो पूरी तरीके से नहीं होगा, उसके डीएनए में कोडिंग सही से नहीं होगा, कहीं ना कहीं एरर आएगा, कहीं ना कहीं एरर आएगा। वो बचपन से ही वो बच्चा चिड़चिड़ा निकलेगा, बचपन से ही वो बच्चा को फीलिंग जो होगा उसका वो उतना अच्छी तरीके से नहीं खुला हुआ होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा ही, होगा ही। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मदर और फादर दोनों का सही होना चाहिए, तभी जाकर बेबी का सही होगा। ध्यान देना, व्हाई डू वी फॉल इन, तुम लोग को पढ़ाए थे क्लास 9 में, तुम लोग को याद होगा, उसमें यही पता चला था कि सिर्फ आप अच्छा खाना खा रहे हो ना, तो कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छा सिर्फ खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आपके पड़ोसी भी बहुत मैटर करते हैं, आपका कम्युनिटी भी बहुत मैटर करता है। मान लो खाना बहुत अच्छा खाते हो लेकिन आसपास में बहुत गंदगी रहता है, आप खाना बहुत अच्छा खाते हो, आप घर में बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन बाहर में हमेशा हल्ला गुल्ला होते रहता है, तुम खुद बताओ ना। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है और आज डीजे बज रहा है घर के बाहर, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब डीजे को हटा कर वहां पर लड़ाई झगड़ा लगा दो, खुद ब खुद काम करे, क्या बोल रहे अंकल, कुछ बोले, कुछ बर्तन तो निकला कि नहीं निकला, इंतजार में बात रही, खड़ा हो गया, लेकिन डिस्टर्ब तो हो रहा है ना, जो चीज के लिए बैठे वो तो नहीं हो पा रहा है, मतलब अंदर ही अंदर हम लोग जो इंपैक्ट है हमारे शरीर पर वो पड़ता है। तो ओवरऑल क्या बोला गया, हम लोग को ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि हम लोग को इस एज में, इस एडोलेसेंस पीरियड में हम लोगों को अपने पूरे बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम तुम लोग को बताए थे क्या कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ना, जिस समय पे हम लोग को सुधरना होता है, बच्चे उसी समय बिगड़ जाते हैं। अच्छा तुम नॉर्मल देखना, जो गंजेड़ी नसड़ी सब लोग होते हैं ना, वो इसी एज में जरा बनते हैं, ज्यादातर इसी एज में बनेंगे। जितना भी अनवांटेड एक्टिविटीज होता है, गलत एक्टिविटीज होता है ना, वो इसी एज में करेंगे। जिस एज में अपने आप को बचाना है उसी एज में अपने आप को बर्बाद करके बैठ जाते हैं, गलत हो गया, बाद में पछता रहे हैं। बात समझ है? मतलब देखना, अगर जो सिगरेट और ये सब जो चीज यूज करने वाले जो है वो जनरली कौन है, युवा, जो एडोलेसेंस, टीनेजर्स, 15 साल के 18 साल के बच्चे, वो सब। ऐसा तुम नहीं देखोगे कि कोई अंकल जो बूढ़े हो गए तब जाकर वो सिगरेट पीना स्टार्ट किए, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर चांस है। अगर परसेंट ही बोलोगे तो 0.1% कि बुढ़ापा में वो सिगरेट पीना शुरू किए, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखना कोई बच्चा जब टीनेजर में ना तब उस संगति पे देखेगा कि मेरा दोस्त कैसा है, और जैसे वो रहेंगे दोस्त उसकी मेंटेलिटी भी वैसी होने लग जाएगी। ये ऑब्वियस बात है, आप चाहो ना चाहो आप जानते होंगे। तो यहां पे यही बात बताएगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारे रिप्रोडक्शन पार्ट नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, पूरा का पूरा ओवरऑल ग्रोथ, पूरा का पूरा ओवरऑल बिंग, जिसको हम लोग वेल बिंग कहते हैं, कि पूरी तरीके से हम लोग सही हो, पूरी तरीके से सही, चाहे वो इमोशनली हो, सोशली हो, फिजिकली हो या बिहेवियर हो, हर तरीके से हम लोग का बॉडी या हम लोग का शरीर सही होगा, तभी जाकर हम लोग का हेल्थ सही होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? डाउट है? नहीं समझ में आ गया ना? एक बार पढ़ लो जल्दी से। चलिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझ में आ गया। आप देखिए, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी अपना रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, यानी अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट है या पूरा बॉडी का आप ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ इसी से रिलेटेड बीमारियां होंगी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीडी, है ना। एसटीडी का फुल फॉर्म पूछता है तो क्या है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ये जो बीमारी है ना स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देना, ए सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा उस दौरान पर ये जो बीमारियां हैं अभी मैं जो बताऊंगा वो बीमारियां होती है ना। अच्छा, इसमें ना दो तरह का होता है, या तो होगा बैक्टीरिया से, क्या होगा? या तो होगा बैक्टीरिया से और या होगा वायरस से, है ना। ये सब एजेंट जो कि बीमारियां करने में मदद करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पर होता है ना, उसको हम लोग एसटीडी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीमारियां है ना, या तो बैक्टीरिया फैलाएगा और या तो कौन करेगा? वायरस। बात समझ में आया? तो जो सबसे पहला जो बैक्टीरिया वाला जो बोल सकते हैं बीमारी है जिसको बोलते हैं गोनोरिया, क्या बोलते हैं? गोनोरिया, है ना। गोनोरिया जो बीमारी है, ध्यान देना, हाँ ये तो गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है ना। ये बैक्टीरियल डिजीज है ना। ये क्या होता है? ये अगर जेनिटल पार्ट तक पहुंच जाए, रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाए तो ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया वो इंटर कर जाएगा, है ना। बैक्टीरिया हमारे कौन सा पार्ट? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना, जो प्राइवेट पार्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है? वहां पर वॉन्ड, पर्स या वॉट बनाना शुरू कर देता है, मतलब फोड़े वोड़े बनाना शुरू कर देगा, घाव बनाना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा? उस पर्सन को इतना ज्यादा, और नॉर्मल ना, ये जो बैक्टीरिया कहां तक जाता है? सर्विक्स तक जाता है, फीमेल के सर्विक्स तक। तुम इतना समझ लो ना कि जब तक पूरी तरीके से इलाज आया नहीं था इंडिया में या बहुत बहुत जगह पर,
तुम सुने होगे बहुत सारी ऐसी महिलाएं ना जो पेट के दर्द से इतना ज्यादा दर्द होता था, इतना ज्यादा दर्द कि दर्द के कारण मर जाती थी इस बैक्टीरिया के कारण। अगर ये बैक्टीरिया हो जाए, अच्छा ये बैक्टीरिया ना नॉर्मल तरीके में देखना, बहुत सारे लोग है ना देखो यहाँ थोड़ा हो जाता है ना, वो देखना स्लाइवा के किनारे किनारे थोड़ा हो जाता है ना, माउथ में या किनारे किनारे उसका फोड़ा हो जाता है, उस पर्सन से आप दूरी रहे। इसलिए ध्यान देना, बहुत सारे लोग ना झूठा पानी नहीं पीना पसंद करते, यही कारण है बस और कुछ नहीं। क्योंकि ये इसी एरिया में, लिप वाले एरिया में या जेनिटल वाला जो पार्ट होता है उस एरिया में ये बीमारी सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या है? गोनोरिया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बैक्टीरिया से होने वाला एक और है, ठीक है। और दूसरा जो बैक्टीरिया से होने वाला जो बीमारी है उसको बोलते हैं साइफिल्स। साइफिल्स ये भी बोल सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये भी सेक्सुअल के दौरान ये बैक्टीरिया क्या होता है, जेनिटल पार्ट तक जनरली पहुंच जाता है, जेनिटल पार्ट तक, और वहां जाकर इरिटेट करेगा, है ना, घाव बनाएगा, है ना, मतलब उस पार्ट को वो खराब कर देगा। बात समझ में आ रहा है? और दर्द इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। मैं तो इतना बता दिया कि इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि वो इंसान का डेथ हो सकता है, दर्द के कारण डेथ। अब तो इसकी दवाइयां आ गई हैं जिसके कारण हम लोग दवाई लेकर के बच सकते हैं, लेकिन ये जनरली ट्रांसमिटेड डिवाइस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिवाइस है, जब डिजीज है जो कि जनरली जब मेल और फीमेल आपस में ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो कि कोई मेल को किसी जेनिटल पार्ट में, जेनिटल पार्ट मतलब क्या हुआ, मेल के पेनिस पर, है ना, मेल के पेनिस पर क्या हुआ कि वो फोड़ा था, फोड़ा था इसका मतलब क्या, बैक्टीरिया होगा, यही बैक्टीरिया। और वो इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान कि वो फोड़ा क्या हुआ, फीमेल के वजाइना से होते हुए सर्विक्स तक पहुंच गया, तो क्या होगा, उस फीमेल को भी हो जाएगा, दोनों को प्रॉब्लम, और वो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बात समझ में आया? डाउट है किसी को? नहीं, आपको बीमारियां बस देखना कि कौन सी बीमारी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, वायरस में आओ, जो सबसे बड़ा वायरस है जिसका नाम है HIV, और इसके द्वारा होने वाला एक बहुत बड़ा बीमारी है जिसका नाम है एड्स। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसका पूरा क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बात समझ में आया? फुल फॉर्म ये है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, मैं यहां सिंड्रोम लिख दे रहा हूं, ठीक है। सिंड्रोम सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी के बारे में पूछता है। सबसे पहली बात, किससे होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस से होता है, तो भाई HIV वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है, HIV, और बीमारी का नाम क्या है, एड्स। अच्छा, अब बात समझो, एक्वायर्ड मतलब ये बीमारी जन्म लेने के बाद ही होगा, जन्म लेने के बाद। लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, बस मैं समझ लो एक्वायर्ड का मतलब क्या होगा कि ये बीमारी अगर किसी को हुआ, जैसे ही बच्चा जन्म ले लिया तब बोल सकते हैं कि हाँ उसको HIV हो गया, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसमें सबसे बड़ा योगदान देने वाला है, जिसका नाम है WBC, जिसको हम लोग रक्त के सिपाही भी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल। बात समझ में? तुम लोग जानते हो WBC, है ना। तो ये WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम बना करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब जो लड़ता है बड़ी बड़ी बीमारियों से। तो ये जो है ना, ये वायरस, ये जो लड़ने वाले जो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसी को मार डालता है। एक बात बताता हूं, जनरली यही देखा गया है ना कि इंसान HIV वायरस से नहीं मरा नहीं है वजह से, इसके द्वारा जो किया गया, क्या किया, इम्यून डिफिशियंसी, मतलब हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था ना उसी को डिफिशियंसी मतलब कम कर दिया, कमजोर कर दिया। और जैसे ही कमजोर किया तो जो छोटा मोटा भी बीमारी था जो मेरे शरीर में था, जो कि मेरा WBC बचा रहा था, वही मेरे को मार डाला। बात समझ में आ रहा है? कोई पर्सन, हम लोग बोलते हैं ना, कोई उस पर्सन को क्या है, HIV है, मतलब वो मर जाएगा, लेकिन ये HIV नहीं मार पाता है, मतलब मार सकता है, इसके बाद ताकत है, लेकिन उसके शरीर में पहले से और भी बहुत सारे वायरस होंगे या कोई बीमारी होगा उसको, जो बीमारी मतलब वो बीमारी अभी मार नहीं पा रहा, उसको खत्म नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ये आया तो क्या हुआ कि उसके शरीर के अंदर जो इम्यून था, इम्यून सिस्टम, उसी को मार डाला। जब उसी को मार दिया तो जो टट्टू लोग थे, मतलब जो उसके अंदर जो ऐसे बीमारी थे जो उनके पास ज्यादा ताकत नहीं था, लेकिन वो भी क्या हो गए, ताकतवर हो गए, क्योंकि अब उसके अंदर इम्यून सिस्टम है ही नहीं, खत्म हो गया, ये खत्म कर दिया। यानी मरा किसके कारण, कोई दूसरी बीमारी के कारण, लेकिन नाम किसका आया, इसके कारण, क्योंकि मेन काम तो यही कर दिया ना। बात समझ रहा है? अच्छा, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल सिम्टम्स। मल्टीपल सिम्टम्स मतलब कि ये आने के बाद बहुत तरह के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे मान अगर हम लोग को कोविड हुआ है ना, किसी इंसान को कोविड हुआ, तो हम लोग को पता है कि कोविड होगा ना तो हमारे लंग्स में एयर ही पास नहीं हो पाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, सबसे पहली बात ये। तो ये इसका सिम्टम हो गया, हाँ कि हाँ अगर ये होगा ना तो ये, अगर मान लो कि मलेरिया हो गया तो इंसान को डिसेंट्री होने लगेगा, फीवर आने लगेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि हम लोग को कौन सी बीमारी है, सिम्टम से जनरली हम लोग को लगता है कि हम लोग बॉडी
अभी पेनफुल किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन इसके आने के कारण क्या होता है ना, मल्टीपल सिम्टम दिखने, सर भी दर्द दे रहा है, पैर भी दर्द दे रहा है, शरीर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, उल्टी आ रहा है ना, खून बह रहा है, रुक ही नहीं रहा है खून, मतलब बहुत तरह का अलग अलग बीमारी का जितना भी सिम्टम सब इसी में दिखने लगे, मल्टीपल सिम्टम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। जब बहुत तरह के सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे बॉडी में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम। अब बहुत तरह क्यों दिखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही बहुत सारे बीमारी आके हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, किसके कारण, इम्यून के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। लेकिन जैसे ही आया तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम को खा गया, खत्म कर दिया, तो अब वो लोग भी जो बैठे थे इंतजार में, वो लोग भी काम करना शुरू कर दिए। जब वो लोग काम करना शुरू कर दिए तो उनका सिम्टम भी इसमें दिखेगा, इसका भी सिम्टम इसमें दिखेगा, इसमें बहुत तरह का सिम्टम दिखने लग गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम। नहीं समझ में आया, बात समझ में आया? अच्छा सर, हाँ बोलिए। सर ये एड्स का कोई मेडिसिन नहीं है? अभी तक कोई नहीं, अभी तक एड्स का एक भी मेडिसिन नहीं है, मतलब इंसान को अगर ये हो गया तो उसका जाना पक्का है, उसका टिकट कटेगा ही कटेगा, क्योंकि सोचो साइंस इतना आगे जा चुका है, लेकिन अभी तक दवाई नहीं आई है। नहीं तो यही तो बात है, तुम निकाल लगाते जाओ, खाते जाएगा, लगाते जाओ खाते जाएगा, खत्म करता जाएगा, तुम कितना निकाल के डालोगे, बात समझ? इसलिए अभी तक इसका कोई भी दवाई नहीं बना है, इतना खतरनाक है। अच्छा इसका होने का क्या तरीका, मतलब इसका होने का क्या कारण है? पहला कारण तो सेक्सुअली, मतलब अगर मेल और फीमेल आपस में वो म्यूट हो रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब आपस में मिल रहे हैं, तो अगर मेल का ब्लड फीमेल के ब्लड से मिल गया, ट्रांसफ्यूज हो गया, तो ये बीमारी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, उस दोनों में से किसी एक को ये बीमारी होना चाहिए, तब ना वो ट्रांसफर होगा, बात समझ रहा है? ट्रांसफ्यूज के कारण ये हो जाता है, और जनरली देखा जाता है कि इंटरकोर्स के कारण क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो ही जाता है जनरली। दूसरा, बार्बर के पास जाकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाल कटवाते हैं, अलग कलम कटवाते हैं, तो वो ब्लेड, मान लो कि कोई एक पर्सन था, उसको एड्स था, है ना, मान लो, अभी अब सपोज करके बताया जा रहा है, मान लो एक पर्सन जो अपना बाल कटवाया, तो उस पर ब्लेड से जब वो काटा ना, तो उसका कहीं मान लो कट गया, किसको, जिसको एड्स था, मान लो कट गया, कटने के कारण हो गया कुछ खून का जो मतलब ब्लड का कुछ पार्टिकल उस ब्लेड में रह गया, सपोज दैट रह गया, है ना। अब क्या किया वो बार्बर, उस ब्लड को जो ब्लेड था उसको चेंज नहीं किया, कोई दूसरा पर्सन आया, बैठा, बाल काटा, और फिर क्या किया, उसको भी उसी रेजर से काटा, और अगर काटे अगर उसका भी खून मतलब उसका कहीं कट गया, तो जो जिसको एड्स था उसका खून और जिसको एड्स नहीं था उसको खून अगर मिल गया, तो जिसको नहीं था उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में, समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इससे ध्यान देना, जो लोग बाल कटवाते हैं, अगर आप 50 रुपए में कटवा रहे हो, 100 रुपए में कटवा रहे हो, 200 रुपए में कटवाओ, कुछ भी कटवाओ, लेकिन ब्लेड जरूर चेंज करवाओ, कुछ नहीं तो अपना लेकर जाओ, कि आप मेरे से जितना पैसा लेना लीजिए, लेकिन मेरा ब्लेड यूज कीजिए, एकदम कहीं नहीं करेगा, क्योंकि जानते उसको भी डर है। अच्छा तीसरा, जो आपको बहुत ज्यादा तरीके से चेंज हो गया, क्योंकि डॉक्टर के साथ ही होता है, इसलिए सिरिंज मतलब सुई, मान लो कोई एक पर्सन है, उसको ये बीमारी थी, वायरस था इसके अंदर बहुत है, अब इसमें था, मान लो क्या हुआ, डॉक्टर सुई दिया उसको, जैसे वो सिरिंज निकाला, है ना, तो उस सुई के निडल में उसका खून का कुछ मटेरियल उसमें लगा हुआ है अभी, है ना, और वही सुई को वो क्या किया, जो जिसको बीमारी नहीं है उसको वही सुई दे दिया, तो इसका जो खून था उसमें चला गया, खून के मिलने से ही ये होता है, बस याद रखो। मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसको एड्स है, अगर तुम जाकर उसका गला मिल लोगे, उसका खाना खा लोगे, उसका झूठा पी लोगे, तब एड्स नहीं होगा, लेकिन उसका खून निकाल के अपने खून में डाल के मिक्स कर लोगे तब हो जाएगा। ऐसे तो कौन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन बात समझो, इसका होने का मेन कारण यह है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना, ब्लड का मिलना, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस कारण क्या हो जाता है, ये वायरस आ जाता है, ठीक है। तो खून से खून मिलना चाहिए, पियोगे तो पेट में रहेगा ना, नहीं, वो हमारे बॉडी उसके ब्लड को अपने ब्लड से मिलना है, तभी ये होगा, समझ में आया? पूरी तरीके से वो नहीं आएगा ना, वो अंदर ही नहीं आएगा, एसिमुलेट होगा तो मेरा बॉडी पार्ट पहले देखिए कि भाई वो तो ब्लड है, खराब है, उसको पहले हटाकर खत्म कर देगा, वो आगे जाने ही नहीं देगा। क्या? हाँ, मच्छर से भी होता है, लेकिन ये मुद्दा क्या है, मुद्दा वही है कि उसके डंक्स में क्या होना चाहिए, वो ब्लड उसके होकर दूसरे पे आना चाहिए, तभी हो पाएगा। हाँ तो यही बात है ना, तो आना चाहिए, क्या बोले, अगर ट्रांसफ्यूज होगा तभी ऐसा होगा, ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ तो नहीं होगा, बात समझ में? अच्छा एक और है जो वायरस के कारण ही होता है, जिसका नाम है वॉट, है ना, जिसको लोग फोड़ा कहते हैं, है ना, ये भी वायरस के कारण ही होता है, बात समझ में? पेपेलियो करके कुछ वायरस का नाम है, पेपेलियो, है ना, पेपेलियो नाम का कुछ वायरस होता है, वो ये क्या करता है, ये भी जेनिटल पार्ट में ना फोड़ा कर देता है, जितने भी जेनिटल पार्ट हैं, प्राइवेट पार्ट हैं, वहां पर ये वायरस के कारण क्या हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, और उस फोड़े से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उस पर्सन को, बात समझ में आया? तो ये कुछ बीमारियां हैं, जनरली बीमारियां जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पे ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए बचने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। नहीं, कोरोना तो नोज से जा रहा है, हाँ, नोज माउथ ये सबसे,
ये सब जो है ना सेक्सुअल पार्ट से ही एंटर करता है जनरली। ये जो है ना ये थोड़ा माउथ पे भी हो जाता है। मतलब एड्स तो बलैट लोगों ने तो बलैट का तो धन्य नहीं होगा, मैं वो भी सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया हमको। एड्स जैसा होता है, बात बोलेंगे तो ब्लेड जैसा होता है। हाँ तो लेकिन ब्लेड में भी कौन सा, अगर उसको भी एड्स है तब ये सब तो चलिए मान लिया, मच्छर को कैसे रोकेंगे, मच्छर का तो बात अलग है। यहाँ पर ये है ना कि वो मच्छर इतना पतला वो उसका डंक होता है कि वो वहां पर रुक ही नहीं पाता ब्लड, वो तो सक कर लेता है। बात समझ में, वो सक कर लेता है। मैं क्या बोला, अगर किसी तरीके से उसमें रह गया, बात समझ में रहा है, तब ऐसा होगा। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है वो तो उसके दांत में रह जाता है, मतलब उसके डंक में ही रह जाता है, तभी तो मलेरिया हो जाता है। बात समझ में ना, तो ये चीजें हैं। बेचारा बच्चा का तो छोड़ ही दो, बेचारा पी लेकर तो भारी हो जाता है, अब भारी होता है तो चप खत्म। बात समझ में आ गया। तो ये कुछ एसटीडीज हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे दिन चलता जा रहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अनवांटेड बर्थ हो रहा है ना। अनवांटेड मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो लोग सिर्फ कंफर्टेबल के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि स्पर्म पहुंच गया, वहां एग भी था, और अनवांटेड क्या होने लगा, प्रेगनेंसी हो गया। तो इससे बचने के लिए बहुत तरीका है ना। अभी मैं उसके बारे में बता देता हूं। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड, है ना। बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे मेल फीमेल वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होना चाहते हैं, लेकिन वो किसी प्रोजेनी को बर्थ नहीं देना चाहते, है ना। अनवांटेड बर्थ नहीं चाहते, है ना। तो उसके लिए बहुत सारा मेथड है ना, इस बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा बर्थ होने के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना। तो इस पॉपुलेशन में जो बढ़ाई हो रहा है उसका बहुत सारा कारण है, और उसका मेन कारण है रिप्रोडक्शन, है ना। और इसको कंट्रोल करने का अलग अलग मेथड है ना। एक एक करके सारे मेथड को समझते हैं। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या है, जिसे ध्यान देना, कभी भी जो बर्थ कंट्रोल को, अगर बर्थ को कंट्रोल करना है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी है ना, मतलब हम नहीं चाहते कि हाँ एक न्यू प्रोजेनी आए, हम उसको रोकना चाहते हैं, तो उसको टर्म किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है जिसमें हम लोग न्यू प्रोजेनी को आने को ना दें, है ना। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भ अवस्था से बचने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। बात समझ में आया।